ये दोनों चीजें बता रहा है हमें। दोनों चीजें क्या मतलब कि बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज चूंकि स्मॉल होता है और हाई चार्ज डेंसिटी होती है, ये वो रीजन है कि ये आयोनिक नहीं बनाता है, और यही वो रीजन है कि ये पॉलीमेरिक बनाता है। देखिए मैंने लिखा है, दे डू नॉट फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड्स फॉर्म पॉलीमेरिक हाइड्राइड, ज्यादा होगी तो पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाए। इसी तरह बेटा आप देखें सैलिन हाइड्राइड्स, हम इसको सैलिन हाइड्राइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर की वजह से बच्चों हम इसे सैलिन हाइड्राइड्स भी कहते हैं। मैं बुक भी आपको साथ साथ मार्क करा दूंगा। फिर आप देखें एक और पॉइंट कि इनकी जो स्टेबिलिटी है, द स्टेबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इन पॉइंट से एमसीक्यूज बनते हैं, इन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज से एमसीक्यूज बनते हैं। जैसे आप अगर मेरे लेफ्ट साइड पर देखें, विच शोज हाई स्टेबिलिटी, विच शोज हायर स्टेबिलिटी। क्या ख्याल है आपका? आप आंसर दें मुझे, हायर स्टेबिलिटी कौन शो करेगा? ए करेगा, ठीक है। हायर स्टेबिलिटी जो है ये ए करेगा हमारे पास, हायर स्टेबिलिटी ये होगी, ठीक है, क्योंकि इसका मास कम है इसलिए हायर स्टेबिलिटी ये होगी, ठीक है बच्चों। अच्छा आप चलते हैं, आए मैं आपको बुक दिखाऊं। बुक में आपको जाना चाहिए पेज नंबर 17 पर। बुक में आप जाइए पेज नंबर 17। और पेज नंबर 17 में देखिए बेटा, ठीक है बेटा, इसको आप मार्क कर लीजिए इन प्रॉपर्टी। अच्छा बेटा मेरा आपसे सवाल है कि कोवलेंट हाइड्राइड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, इनकी प्रिपरेशन, एक डायरेक्ट मेथड है बेटा, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। दो मेथड्स हैं, एक इनडायरेक्ट मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है। क्या डिफरेंस है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में? अगर आप बुक में देखें तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कोवलेंट जो हाइड्राइड्स हमारे पास बन रहे हैं, कौन डायरेक्ट मेथड बना सकते हैं, कौन इनडायरेक्ट, और ये है क्या? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट मेथड में आप देखिएगा कि रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ एलिमेंट्स है। अगर एलिमेंट से रिएक्शन करके कोवलेंट हाइड्राइड बनाया जाए तो उसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड, अगर एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। व्हेन कंपाउंड्स react to form covalent hydrides, ठीक है, is called indirect method।
is called indirect method. ठीक है, is called indirect method. सही है भाई। अगर कंपाउंड्स रिएक्ट करके कोवलेंट हाइड्राइड्स बना रहे हैं तो हम उन्हें कह रहे हैं दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। अब अगर आप कोवलेंट हाइड्राइड, अच्छा कोवलेंट हाइड्राइड कौन कौन लोग बनाते हैं भाई? कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं 3rd A ग्रुप से लेकर 7th A ग्रुप के तमाम मेंबर्स कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, 3rd A से लेकर 7th A, सॉरी मैं 8A लिख दिया, 7th A तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक, तो आप अगर मुझे मैसेज कर सकें कि कोवलेंट हाइड्राइड्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट कितने लग रहे हैं आपको? देखिए पेज नंबर 17 पे आप देखेंगे ये सारे कोवलेंट हाइड्राइड्स बन रहे हैं, इसमें डायरेक्ट मेथड कितने लग रहे हैं आपको? जी बेटा पेज 14 वाली बात तो मैंने कुछ नहीं बताई, पेज 14 वाली बात तो अभी तक मैंने कुछ नहीं बताई। ठीक है, शुरू के जो 3 एलिमेंट्स हैं ना बेटा, शुरू के जो 3 रिएक्शंस हैं, ये शुरू के जो 3 रिएक्शंस हैं दैट इज डायरेक्ट मेथड, और बाकी कंपाउंड्स के जितने रिएक्शन हैं वो सब इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। ठीक है, अच्छा अब आप देखें जो प्रॉपर्टी आयोनिक की थी वो प्रॉपर्टी कोवलेंट की उल्टी हो जाएगी। आयोनिक जो है वो नॉन वॉलेटाइल था, तो कोवलेंट क्या हो जाएगा? वॉलेटाइल हो जाएगा। आयोनिक दे आर कलरलेस गैसेस, देखें आप ये देखिएगा, दे आर कलरलेस गैसेस, दे आर कलरलेस गैसेस, वॉलेटाइल गैसेस हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना बेटा लिखा हुआ। लेकिन तुम एक चीज नोट करो, इस पूरे पैराग्राफ में एक एक्सेप्शनल केस है, एक एक्सेप्शनल केस है, और वो एक्सेप्शनल केस क्या है कि वाटर, why water shows higher boiling point? क्या वजह है कि जो वाटर है वो है तो कोवलेंट हाइड्राइड्स, लेकिन वो हायर बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहा है। क्या वजह है कि वाटर हायर बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहा है? उसकी क्या वजह है? उसकी 2 वजह है बेटा। पहली वजह तो यह है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो दूसरे कंपाउंड के बनिस्बत उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरी चीज है ड्यू टू पोलैरिटी, ड्यू टू हाई पोलैरिटी, और पोलैरिटी डिपेंड करती है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑर्गेनिक में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पोलैरिटी की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी वहां पर पोलैरिटी भी ज्यादा होगी, तो ये रीजन है बेटा इसमें। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अभी मैंने आपको कहा कि भाई 3rd A ग्रुप, 4A ग्रुप, 5A ग्रुप, 6A ग्रुप, 7A ग्रुप ना, ये क्या बनाते हैं बच्चों? ये जो है सब के सब कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। अच्छा मैं आपको ये बताऊं 3rd A और 4th A न्यूट्रल बनाते हैं। न्यूट्रल उसकी नेचर होती है न्यूट्रल हाइड्राइड्स, ये न्यूट्रल हाइड्राइड्स बनाते हैं 3rd A 4th A। 5A जो है वो बेसिक बनाते हैं, बेसिक नेचर, और 6A और 7A जो होते हैं वो एसिडिक नेचर बनाते हैं, एसिडिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। बस ये आप जस्ट याद कर लें, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, एक एमसीक्यूज आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि विच हाइड्राइड्स, अब जरा गौर से देखिएगा, विच हाइड्राइड्स आर मोर स्टेबल। मैं जरा दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, ये थोड़ा मोटा मार्कर है। विच हाइड्राइड्स are more stable towards heat,
ऑप्शन ए आयोनिक हाइड्राइड्स, ऑप्शन बी कोवलेंट हाइड्राइड्स, ऑप्शन सी पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। जी बच्चों, क्या लगता है आपको आंसर क्या होना चाहिए? अच्छा, आपका ए आंसर क्यों है? अच्छा, कुछ एक बच्चे ने डी भी लिखा है, शाबाश बेटा। कुछ बच्चे बी भी कह रहे हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स को भी कह रहे हैं, कुछ बच्चे ए कह रहे हैं, कुछ बच्चे डी कह रहे हैं। देखिए बेटा, एक चीज तो मैं आपको बताऊं कि कोवलेंट और पॉलीमेरिक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कोवलेंट और पॉलीमेरिक इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमेशा वो हाइड्राइड ज्यादा स्टेबल होगा जिसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। हम सब जानते हैं कि जो आयोनिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में। ठीक है, जानते हैं ना बच्चों हम सभी कि आयोनिक बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। लेकिन अगर यहां पर कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो इसका आंसर होता आयोनिक हाइड्राइड। लेकिन चूंकि यहां पे कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स क्या है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स से क्या मुराद है? ये रखते हैं ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड याद करो किससे बनता है? थर्ड ए से बनता है। ठीक है, थर्ड ए ग्रुप होता है और 1A ग्रुप होता है। 1A हाइड्राइड्स होते हैं। तो 1A आयोनिक है और थर्ड ए कोवलेंट। ठीक है ना बेटा? तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स में आयोनिक से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होगी। यही वजह है, जरा जाके बुक में देखो कि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड स्टेबल अप टू, मेरा ख्याल है अप टू 300 डिग्री मिलना चाहिए। देखो जाके चेक करो। और ये इनके लिए लिखा हुआ है स्टेबल अप टू 200 डिग्री सेल्सियस। देखिए आप चेक करें, मैं भी चेक करता हूं, मेरे पास भी बुक है। बिल्कुल बेटा ऐसा ही है। पेज नंबर 18 में आप देखें तो अब आपने ध्यान रखना है कि अगर कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, रीजन दे दिया मैंने आपको, अगर कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो फिर इसका आंसर आयोनिक होगा। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो फिर बच्चों इसका आंसर बिल्कुल 300 है। ये देखें आप, मैं आपको दिखाऊं, ये रहा 300। ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह हम एक और बड़े इंपॉर्टेंट हाइड्राइड्स पे जा रहे हैं। अक्सर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं और वो है बेटा मेटालिक हाइड्राइड्स। व्हाट डू यू मीन बाय मेटालिक हाइड्राइड्स? आए चलते हैं मेटालिक हाइड्राइड्स पे चलते हैं। बच्चों, अगर हम बात करें मेटालिक हाइड्राइड्स की, तो बेटा मेटालिक हाइड्राइड्स भी हमारे पास, इसके आपको पता है 2 नाम होते हैं। अभी जब मैं लिखूंगा याद आ जाएगा। हम इसे नॉन स्टेशियो मैट्रिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। हम इसे इंट्रस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं। हम इसे इंट्रस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं और हम इसे नॉन स्टेशियो मैट्रिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। मेटालिक हाइड्राइड्स कौन लोग बनाते हैं? कौन से एलिमेंट्स मेटालिक हाइड्राइड्स बनाते हैं? तो आपका आंसर होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक्सेप्ट 1B एंड 2B। ठीक है, यानी मेटालिक हाइड्राइड्स बनाने वाले कौन लोग होते हैं? सारे के सारे ट्रांजिशन, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो बनाते हैं। लेकिन एक्सेप्ट 1B
और 2b। क्यों? क्योंकि 1b और 2b बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब अगर हम इसकी स्टडी करें नॉन स्टीशियोमेट्रिक एंड इंटरस्टिशियल, तो असल में होता यह है कि मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के समझाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारे पास जितने भी मेटालिक हाइड्राइड्स बनते हैं तो वो ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं। और ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो भी ट्रांजिशन मेटल हो, निकल हो, कोबाल्ट हो, आयरन हो, ठीक है, जो भी ट्रांजिशन मेटल्स होंगे उनकी जब हमने स्टडी की तो हमें पता चला कि उनके एटम्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। ठीक है, इनके एटम्स के दरमियान बेटा क्या है? एम्प्टी स्पेसेस हैं। अच्छा, इनके एटम्स के दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, इनके एटम्स के दरमियान चूंकि बच्चों देखिए एटम एक जैसा होता है, लेकिन जाहिर है मैं किसी कैलकुलेशन से नहीं बना रहा, तो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा कि यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल के लग रहे हैं आपको एटम, लेकिन एक जैसे एटम होंगे। अब देखो होता क्या है, हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाई कर लेती है इन स्पेसेस को। हाइड्रोजन गैस बेटा क्या कह रहा हूं मैं? ऑक्यूपाई कर लेती है इन स्पेसेस को। ठीक है, हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाई करती है इन स्पेसेस को। अब जाहिर है जब हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाई करती है इन स्पेसेस को, तो हर ट्रांजिशन मेटल्स में एटम्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, लेकिन एक जैसे तो नहीं होंगे ना। तो इसलिए हम कहते हैं नॉन स्टीशियोमेट्रिक का रीजन क्या है भाई? हम इसे क्यों नॉन स्टीशियोमेट्रिक? याद करो, स्टीशियोमेट्री का मतलब है रेशो। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस occupy empty spaces between the atoms in transition elements with no fixed ratio। भाई किसी में स्पेस ज्यादा होंगे, किसी में स्पेस कम होंगे, तो कोई रेशो नहीं है, कोई फिक्स रेशो नहीं है। तो चूंकि कोई फिक्स रेशो नहीं है, हाइड्रोजन गैस किसी में ज्यादा ऑक्यूपाई होती होगी, ठीक है, किसी में कम होती होगी। तो चूंकि फिक्स रेशो नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं नॉन स्टीशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। ठीक है बेटा, अब हम इसे इंटरस्टिशियल क्यों कह रहे हैं? ये भी आपको जवाब मिल गया कि भाई ये जो हाइड्राइड्स होते हैं हम इन्हें इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब ये है कि ट्रांजिशन मेटल्स have empty spaces between the atoms known as interstitial ठीक है। अच्छा भाई देखें, अब एक और चीज, इसमें हाइड्रोजन गैस जो होती है इन दिस हाइड्राइड्स हाइड्रोजन गैस shows adsorption देखिए मैंने वर्ड यूज किया एडजॉर्प्शन। फर्ज कर लो ये मेरा निकल का मेटल है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन गैस अगर इस पे जाती है तो हाइड्रोजन गैस इस तरह इसकी कोटिंग कर लेती है, ठीक है, लेयर पर आती है, अंदर एब्सॉर्ब नहीं होती। तो जब लेयर पर कोई गैस आ जाए तो इसे कहते हैं
एड्सॉर्प्शन। और जब हम इसे हाई टेम्परेचर देते हैं, हाई टेम्परेचर देने पर जब ये रिलीज होती है तो ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की सूरत में, देखिए मैं आपको बताऊं, ये देखें मैं आपको दिखा भी दूं, देखिए दीज हाइड्राइड्स, ये देखें मेटालिक हाइड्राइड की, ये लास्ट वाला जो पैरा आपको नजर आ रहा हो, ये लास्ट वाला पैरा आप पढ़ें, ठीक है बेटा, लास्ट वाला पैरा पढ़ें और फिर ये मेरी एक्सप्लेनेशन देखें तो आपको अच्छा समझ में आएगा। देखें अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है। जब हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो इसमें से जब हाइड्रोजन निकलता है वो एटॉमिक स्टेट में होता है, ठीक है। ऐसा क्यों है अभी आपको बहुत अच्छा इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है सर। तुम याद करो जब हम ऑर्गेनिक में हाइड्रोजनेशन करते थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजनेशन, ठीक है, तो क्या ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इतना कॉम्पिटेंट है कि ये इसके पाई बॉन्ड को तोड़ दे? बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इसमें इस्तेमाल करते थे निकेल, याद करो हम निकेल इस्तेमाल करते थे। तो असल में होता यही होगा कि ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन निकेल के साथ इस तरह करता होगा, और जैसे हम टेम्परेचर 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस देते होंगे तो ये एटॉमिक फॉर्म में बाहर निकलता होगा, और एटॉमिक फॉर्म में अगर बाहर निकलेगा तो पाई बॉन्ड को आसानी से तोड़ देगा, और इस तरह हाइड्रोजिनेशन हो जाया करती होगी। इस तरह बेटा हाइड्रोजनेशन हो जाती है, यानी ये वक्ती तौर पर मेटालिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? सर चैट बॉक्स दिखाइएगा। ठीक है बेटा, चले, थैंक यू। तो ये बेटा इससे ज्यादा डैप क्या इसमें आप देंगे, ये बहुत डैप में मैंने आपको जो है एक एक चीज जो है मैंने आपको पढ़ा दी। अच्छा, इसी तरह हम देख सकते हैं बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड सिंपल है, आप देख लीजिएगा कि 1b और 2b एलिमेंट्स जो हैं वो बॉर्डर लाइन बनाते हैं। पॉलीमेरिक की प्रॉपर्टी जो होती है वो आयोनिक और कोवलेंट, ये जो पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स से देखें आप, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, तो इसकी देयर प्रॉपर्टी आर इंटरमीडिएट बिटवीन आयोनिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप अगला टॉपिक देखें तो वो एक सिंपल सा टॉपिक है और उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब है कि ऐसे ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, तो उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं, ऐसे एटम्स को, ठीक है। आइसोटोप बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ये आपने खुद पढ़ना है, लेकिन मैं आपको गाइड कर दूं कि आइसोटोप में जो है एवेबिलिटी आती है। मैं मिसाल के तौर पर प्रोटियम, प्रोटियम जो है हम कहते हैं कि भाई प्रोटियम से क्या मुराद है, तो प्रोटियम जो है वो एक ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर भी 1 है और उसमें मास भी 1 है। उसकी आपसे परसेंटेज पूछ सकते हैं, जैसे यहां पर दिया हुआ है कि नेचुरल फ्री अकरिंग हाइड्रोजन और इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड कंटेन 99.98%, ये पूछ सकते हैं। ड्यूटेरियम पूछ सकते हैं आपसे, ड्यूटेरियम एक हेवियर हाइड्रोजन होता है, ये पूछ सकते हैं। इसी तरीके से ट्राइट्रियम की परसेंटेज पूछ सकते हैं, बस ये पूछेंगे आपसे, ठीक है। हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन की तरफ चलते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। सर स्क्रीनशॉट पॉसिबल है कि हम लेके बच्चों को भेज दें? स्क्रीनशॉट आप मोबाइल से ले लें, फिर यहाँ से सेंड कर देंगे। नहीं, इससे भी ले सकते हैं। नहीं सर, बंद करें, कैमरा बंद करें, मैं बताता हूँ।
BDE का मतलब, अच्छा जैसे आप पढ़ते हैं ना क्रिस्टल लैटिसेस एनर्जी, द एनर्जी विच इज नीडेड टू मेक और ब्रेक अ क्रिस्टल। एक क्रिस्टल है, उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो भी क्रिस्टल लैटिसेस एनर्जी है, उसको क्रिस्टल लैटिसेस एंथैल्पी कहते हैं। और उसको बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, भाई दो हमारे पास फर्ज करें क्वांटिटी है और ये मिलकर एक क्रिस्टल बना रहे हैं और 700 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए हमें, तो इस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी जी बच्चों? इस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? सेम एनर्जी चाहिए, तो बिल्कुल सही, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन ही है द एनर्जी विच इज नीडेड टू मेक अ बॉन्ड और ब्रेक अ बॉन्ड, द एनर्जी विच इज नीडेड टू मेक अ बॉन्ड और ब्रेक अ बॉन्ड। ठीक है, तो 700 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होगी। इसी तरह मेरे बच्चों, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है ना, वो इंतहाई स्टेबल है, उसकी एनर्जी होती है 104 किलो कैलोरीज पर मोल, इंतहाई स्टेबल है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जब इंतहाई स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी स्टेबिलिटी की वजह से हमें अगर इसको एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना होता है तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ती है। तो एटॉमिक हाइड्रोजन की अगर हम बात करें और बात करें प्रिपरेशन की, एटॉमिक हाइड्रोजन की प्रिपरेशन, तो एटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से क्रिएट होता है, ये याद रखिएगा। इसका जो सोर्स है वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो आपने दो मेथड पढ़े हुए हैं, आपने एक पढ़ा हुआ है थर्मल डीकॉम्पोजिशन मेथड। इसमें आप क्या करते थे? इसमें आप ये करते थे क्या, 104 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी देते थे। अब ये इसको डिसोसिएट करते थे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को 5000 डिग्री सेल्सियस पे, तब जाकर आपके पास ये एटॉमिक हाइड्रोजन आता था, जिसकी लाइफ बहुत थोड़ी होती है। तब जाकर एटॉमिक हाइड्रोजन आता था। अब आप ये बात करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड, दूसरा मेथड है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड, जिसमें आप 1 mm प्रेशर से 0.1 mm प्रेशर खत्म करते हैं, तब भी आपके पास दोनों सूरतों में आपके पास एटॉमिक हाइड्रोजन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, ये अच्छा, अब इसे हम नेसेंट क्यों नहीं कह सकते? तो हमारे पास जो नेसेंट हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन, गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या वो एटॉमिक हाइड्रोजन है? क्या नेसेंट हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन है? तो इसका जवाब है बिल्कुल है सर, सिर्फ सोर्स का फर्क है। हमने डिफरेंस करने के लिए इसको नेसेंट कहा हुआ है। नेसेंट हाइड्रोजन की डेफिनेशन है कि सच एटॉमिक हाइड्रोजन which is obtained या which is produced by the result of any chemical reaction, by the result of any chemical reaction. Such atomic hydrogen which is produced by the result of any chemical reaction, मतलब कि भाई अगर फर्ज करें आपके पास HCl है और Zn है, ठीक है, तो ZnCl2 प्लस 2H ये बनेगा आपके पास।
अब बच्चों ये जो 2H बन रहा है आपके पास, क्या ये एटॉमिक है? बिल्कुल एटॉमिक है ये, लेकिन ये स्पेशल टाइप है। समझ लें आप, व्हाट इज नेसेंट हाइड्रोजन? स्पेशल टाइप ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। अब जब हम ये बात कर लेते हैं ना, तो ये वाली बात कि सर दोनों की रिएक्टिविटी सेम होगी, सर दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी, रिएक्टिविटी बिल्कुल सेम होगी, सेम चीज है, सिर्फ फर्क सोर्स का है और कुछ नहीं। इसे चूंकि हम डिफरेंस करने के लिए हम इसे कह देते हैं न्यू बॉन्ड हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन, ये कह देते हैं, दैट इज नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, ये मेरे समझाने का मटेरियल था, और आपके समझने का मटेरियल और आपके लर्निंग मटेरियल जो है वो बुक में है। ये आप जरूर लर्न कीजिएगा, जरूर रीड कीजिएगा, और ये है पेज नंबर 15 पे, देखें आप पेज नंबर 15। ठीक है, दिख रहा है आपको, मैंने मार्क किया हुआ है। प्रॉपर्टीज भी अच्छे से पढ़नी है, ठीक। और प्रॉपर्टीज के बाद बच्चों मैं आपको बताऊं, यूजेस भी बहुत आती हैं इसकी। ये देखिए, ये आपने पढ़नी है यूजेस, ठीक। ठीक है, अब जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो दो टॉपिक्स हमारे इसमें रह गए, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। दो टॉपिक्स हमारे हैं, एक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और एक है इंडस्ट्री। तो ये चैप्टर हम फिनिश कर लेंगे। ये चैप्टर फिनिश करके हम नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। इनऑर्गेनिक कोशिश करूंगा कि इनऑर्गेनिक पहले कंप्लीट हो जाए। थर्ड हमने नहीं पढ़ा या पढ़ लिया है बच्चों? मैसेज करें। वीडियो रिकॉर्ड हुई है बेटा, आप हाँ, 1 चैप्टर के साथ हमने 3rd and 4th लेफ्ट। ठीक है, ठीक है, हम 3rd पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। क्लास देखने पर्पल के लिए स्क्रीनशॉट बोलने की बात नहीं है, आप डेली आपको ये बात बताई जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।